सभी का स्वागत है फिर से। और गोरखा शासन के संबंध में हमने जो भी चीजें देखी हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। तो अगला जो टॉपिक आता है, गोरखाकालीन कर या टैक्सेस। ठीक है। तो चंद वंश शासन के बाद में गोरखाओं का शासन आता है, और गोरखाओं ने चंद वंश के शासकों के बाद में कौन कौन से कर लगाए थे, और जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें अभी उनके बारे में चर्चा हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। हालांकि देखिए, चंद्रवंश के समय में भी महत्वपूर्ण जो टैक्स था वो कौन सा था, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। देखिए, वो था भू राजस्व कर, नंबर 1 पर हमेशा। और गोरखा शासन के समय में भी जनरली वो यही टैक्स महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक हो गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे कर लिए जाते थे। तो दोनों के समय में भू राजस्व कर नंबर 1 पर था, इसलिए इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये चंद्रवंश के समय में कितना भाग भू राजस्व का लिया जाता था? आप सभी मुझे आंसर दीजिए, मैं बढ़ता हूँ आगे को। तो ये किसी भी राजा अथवा शासक के लिए राजकोष भरना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। और ये बिना ये इसके जो है राज्य की समृद्धि वाले काम नहीं हो पाते, और राजकोष के सारे जो भी काम काज है वो चल नहीं पाते हैं। तो अतः गोरखा शासकों ने भी इसी नीति का अनुसरण करते हुए किसानों पर अनेक तरह के कर लगाए थे, और ये ही कर गोरखाओं के आय के साधन हुआ करते थे। और इनके समय में भी भू राजस्व वाला कर जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके अलावा ये बाकी जो टैक्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं, ये भी टैक्स लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है आपका ये पुंगाड़ी टैक्स। ठीक है। अब ये क्या था? यह एक भूमि कर था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भूमि कर था। ठीक है। और इससे लगभग 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी। एक साल में 1.5 लाख रुपए की आय होती थी, उस समय की बात है। और सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, सैनिकों का वेतन जो है वो इसी से ही दिया जाता था, इसी में से ही जो है मतलब ये निकाल के, और जो किसी रूपों में दिया जाता था। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और आती है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये गुंठ भूमि के बारे में हमने वो जाना था। ठीक है। वो चंद्रवंश के समय में। हालांकि जो ये चंद्रवंश के समय में जो ये गुंठ भूमि जो मंदिरों में को दान में दी जाती थी, ये हालांकि ये गुठ नाम जो है ये जो गोरखाओं के शासन काल में आया था। ठीक है। और इसी का प्राचीन जो नाम होता था उसे कहते थे विष्णुप्रीत। विष्णुप्रीत जो भूमिदान होता था, यही आगे चलकर गुंठ भूमि के रूप में जाना जाने लगा। ठीक हो गया, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है कि गोरखाओं के क्या शासनकाल में भी ऐसा कुछ था? तो वो देखिए, अब वो क्या था, अगर था तो वो क्या था वो देखिए। तो देखिए, लोगों की सेवा के बदले में जो भूमि गोरखाओं के समय में लोगों को दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? आप ये भी जान लो, उसे कहा जाता था माना, ये माना चौल। ठीक है। माना ये चौल जो है भूमि दान में दी जाती थी उन लोगों को जो कि लोगों की सेवा के सेवा करते थे, या फिर लोगों की सेवा के लिए बदले में गोरखाओं के द्वारा जो है भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता है? माना चौल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा ये पहला जो ये टैक्स था, ये भूमि कर है, और इसी से सैनिकों का वेतन आदि दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है सलामी कर। अब ये सलामी से मतलब क्या है, आप समझते होंगे। ठीक है। एक हाथ उठाकर दूसरे को सलाम करना। तो ये इसी का ही दूसरा जो ये शब्द है, इसे बोलते हैं नजराना। तो यह एक नजराना कर हुआ करता था। जब कोई अगर सूबा या बड़े ये गोरखाओं के सामने कोई अगर आम जनता जाती थी, तो वो जो है उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती थी, तो उसे ही जो है नजराना या सलामी कर के नाम से जाना जाता था। दो आपको याद हो गए, बता दीजिए मुझे, फिर बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो तीसरा आता है आपका, ये इसे कहते हैं ये टीका भेंट। ठीक है। तो अब ये टीका, आप देखिए, आप सभी जानते हैं ना, शादी में आप सभी लोग गए होंगे। तो विदाई के समय में ये टीका लगाया जाता है, और लिफाफे में पैसे दिए जाते हैं, ये तो होता था। तो ये उसी से संबंधित है, ये टीका भेंट है। तो इसमें क्या है कि शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय इसे लिया जाता था। यानी कि अगर किसी की शादी होती थी या किसी की फैमिली में शादी होती थी, तो गोरखा जो थे उनसे टीका भेंट के रूप में कुछ जो पैसा था टैक्स के रूप में वो लेते थे। तो ये जो टैक्स था ये कहलाता है ये टीका, ये भेंट। समझ गए आप लोग? चौथा है पॉइंट तिमारी। ये क्या था भाई? तो इसी के साथ ये फौजदार को, मतलब ये कहीं न कहीं ये तिमारी जो गोरखाओं के समय में जो गढ़वाल और कुमाऊँ के जो लोग थे, जब ये उनकी सेना में, यहाँ के भी लोग उनकी सेना में क्या हुए थे, भर्ती हुए थे, तो उन लोगों से भी टैक्स लिया जाता था।
ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता था, ये तिमारी, ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5वां, ये पगड़ी या पगड़ी के नाम से जाना जाता था और गोरखाओं की संधियों में इसका उल्लेख बार बार हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये संभवतः जमीन या जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले का एक मुश्त देना पड़ता था और यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। अब ये है क्या, इसको अच्छे से समझो। मान लो आप हो, अब आपको को अभी वर्तमान में कहीं पर अगर जमीन लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो स्टैंप आपको सारा मतलब सब चीजें जो है जो करनी पड़ेगी, तो स्टैंप शुल्क आपको देना पड़ेगा, तभी तो स्टैंप आपके नाम पर आएगा, नहीं आएगा, ठीक आएगा ना। तो उसी प्रकार से यानी कि आपने उस जमीन के बदले में आपने सरकार को टैक्स दे दिया, तो ठीक उस समय की पद्धति में ये जो पगड़ी था ये ही हुआ करता था। उस समय अगर कोई अगर मालदार आदमी कहीं पर जमीन लेता था तो वो गोरखाओं को वो टैक्स देता था कि सर मैंने ये जमीन ली है और इसका ये टैक्स बनता है, ये उसके मतलब कि वहां पर भेज दिया जाता और इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था, जैसे अभी वर्तमान में रखा जाता है। समझ गया ना। तो ये पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अभी तक जितने भी हमने ये देखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो ये प्रॉपर्टीज पर लगने वाला कर था, बस ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टी के लेन देन पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठा आता है, छठा है मांगा। ये उस शब्द से है मांगा, यानी कि जो है कोई किसी के घर पे जाता है और क्या करता है वो मतलब कि मांगता है कुछ, ठीक है। तो ये वैसा ही था अगर गोरखाओं के समय में, ये हालांकि मांगा कार्य ये चंद वंश के समय में भी हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो कि चंद वंश के समय में भी थे और गोरखा शासन के समय में भी थे, और ये मांगा कार्य उस समय लिया जाता था जब राजा वो किसी से युद्ध करने के लिए जाता था, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो अपनी प्रजा से वो ये मांगा कर लेते थे, यानी कि युद्ध के समय में लिया जाने वाला जो कर था वो मांगा कर कहलाता था। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सुवांगी दस्तूर एक आता है, ठीक है, फिर आता है शून्य फागुन। तो सुवांगी दस्तूर ये क्या था कि ये प्रत्येक ये बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था, ये नॉर्मल भूमि पर इतना रुपया लिया जाता था, ठीक है, बस इतना ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना है। 8वां जो आता है मेजबानी दस्तूर, तो हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये 9वां पॉइंट आता है शून्य फागुन। तो अब ये क्या था भाई, ये उत्सवों के यानी कि जो फेस्टिवल होते थे ये उन पर खर्च किया जाने वाला ये टैक्स था, ठीक है। और ये आप ये उत्सवों के समय में जनता से ये शून्य फागुन का टैक्स लेते थे, और उस टैक्स से क्या करते थे ये उत्सव में ये भैंस बकरे के रूप में ये कर लिए जाते थे, और फिर इन्हीं को ही जो है काट कर और ये खाया जाता था, ठीक हो गया। तो ये जो कर कहलाता था शून्य फागुन, उत्सवों के समय में भैंस बकरों के रूप में लिए जाने वाला ये टैक्स था। एक सवाल कभी भी आ सकता है कि गोरखाओं का ये प्रमुख त्योहार कौन सा है, ये भी दिया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखिएगा, कभी भी भविष्य में देगा तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। ये दसाई, जिसे जो है वर्तमान में दशहरा कहा जाता है, तो दसाई जो था गोरखाओं का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता था, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट आता है ये टांड कर, और ये जो है ये टांड को ही क्या कहा जाता है, लितान, और इसका मतलब होता है कपड़ा, और कपड़े पर लिया जाने वाला जो कर था उसे कहते थे ये जो है टांड कर। और कपड़े पर कैसे लगेगा टैक्स भाई, जो आप कपड़े को कौन बनाएगा, उस समय कोई बड़ी बड़ी कंपनियां तो हुआ नहीं करती थी, तो ये बुनकर हुआ करते थे, तो उनके ऊपर जो है ये कर लगाया जाता था, बुनकरों के ऊपर जो कपड़े का निर्माण करते थे, ठीक हो गया। तो बुनकरों से लिया जाने वाला जो टैक्स था उसे टांडकर कहा जाता था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 11 पॉइंट है मिझारी, ठीक है, या फिर ये मिछारी। तो शिल्प कर्मियों और ये जागरियों यानी कि ब्राह्मण जो वो जागर लगाते हैं, तो उन लोगों से लिया जाने वाला ये कर था जिसे जो है मिछारी के नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो आता है टैक्स, ये आता है ये 12वां, ये मदो है। तो ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, उस व्यक्ति से यानी कि जिसकी फैमिली में कोई भी पुत्र नहीं है, तो उनसे ये मदो का टैक्स जो है लिया जाता था कि भाई पुत्र नहीं है तो ये टैक्स दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये गोरखा शासन यही था गोरखा शासन, जो कि बहुत ही अत्याचारी था, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक आता है रहता कर, एक आता है बहता कर, ठीक है। तो रहता कर ये ग्राम छोड़कर ये जब भागे हुए लोगों के ऊपर ये लगाया जाता था। जैसे कोई अगर अपना
अपने गांव में है। और गोरखा क्या करते थे, ये आप लोगों ने हिस्ट्री और अच्छे से अगर देखोगे तो गोरखाओं का ये काम था कि उनकी एक जो दल था ना, वो सिर्फ गांव को लूटता रहता था। उसको मतलब लूटने का मतलब है कि उनको धन दौलत के साथ साथ में अनाज रोटी मतलब कुछ भी, एक चावल का दाना भी अगर दिख जाए ना तो वो उसको ले जाते थे। ठीक हो गया। तो इसी वजह से क्या था कि गाँव के लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ के जंगलों में और यहाँ वहाँ भागने लगे थे। तो जब इनको मालूम होता था कि जो अपने गाँव से भाग रहा है ना, तो उनको पकड़ पकड़ कर ये ले आते थे और उनसे रहता कर ये जो है लेते थे कि भाई गांव में अगर रहना है तो रहता कर दे, नहीं तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ठीक है। तो ये था रहता कर। फिर 14वां जो आता है ये बहता कर, यानी कि ये छिपाई गई संपत्ति के ऊपर लगाया जाता था। जैसे जो गांव में आए दिन ये लूटपाट ये लोग करते थे, तो होता ये था कि अगर किसी के घर में छिपाया गया कोई संपत्ति अगर प्राप्त होती थी, तो उसके ऊपर ये बहता कर भी लगा देते थे कि भाई अब तुम्हें ये कर देना पड़ेगा, इतनी ये प्रॉपर्टी हमसे क्यों तूने ये छुपाई है। ठीक है। बस ये 14 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक ये 16वां इंपॉर्टेंट है, बाकी अपना पढ़ें कोई बात नहीं। तो ये कुसही कर कौन था, ये ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि हालांकि जो उनकी पुरखा थे अपने नेपाल में ब्राह्मणों को अच्छा मानते थे और पूजते भी थे, लेकिन जब ये कुमाऊं गढ़वाल में आए तो इन्होंने यहाँ ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। तो उनके ऊपर भी जो टैक्स लगा दिया। ठीक हो गया। और एक ऐसा ही टैक्स हम देखने का भारतीय इतिहास में भी देखते हैं, जजिया कर। ठीक है ना, सुना है आप लोगों ने जजिया कर का? नहीं सुना है? तो वो भी बाद में ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया था। तो एक ऐसा ही समझ लीजिए कि ये उसका दूसरा रूप है जिसे जो है ये कुसही के नाम से जाना जाता था और ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है। यहाँ तक की बात आप सभी के समझ में आ गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सारे कर मैंने अच्छे से आपको समझाए हैं, इस पेपर अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो 1786 की बात अभी ये पीछे हुई थी। तो इसमें क्या होता है, ये पाली गांव ये युद्ध में ये कुमाऊं ये नरेश पदमन शाह और हर्षदेव जोशी को ये पराजित करके ये कुमाऊं पर मोहन चंद यानी मोहन सिंह रौतेला मोहन ये चंद के नाम से ये अधिकार ये कर लेता है। ठीक हो गया। और मोहन सिंह रौतेला जो है मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। कब? 1786 की है। अगर ये थोड़ी सी पीछे की रेखा को हम देखें जहां से ये जो कहानी शुरू हुई थी, ये मोहन चंद महन चंद ये ऐसा वैसा। तो ये परंतु अब मोहनचंद यहाँ बैठ गया था ठीक है। और यहाँ परंतु उसे फिर भी हर्षदेव जोशी का डर बना हुआ था कि ये फिर से मुझे गद्दी से हराना है। ठीक है। उसके बाद मोहनचंद ने धन वसूली के उद्देश्य से जनता पर मांगा कर जो है लगाया। अधिक से अधिक ये हमेशा इसने ये लगाया रखा कि भाई मांगा कर, मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये युद्ध के समय में लिया जाने वाला ये कर हुआ करता था। तो अब इसका भय बना हुआ था कि मोहनचंद ये कहीं से भी मुझ पर हमला कर सकता है, तो मुझे युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो ये मांगा कर को इसने लगाकर और ये जनता का बहुत शोषण किया, इसने भी, मोहनचंद ने भी। और इसने मतलब अपना खजाना जो है मांगा कर से ही भर लिया कि अगर युद्ध होता है तो इसी पैसे से युद्ध में करूंगा। तो इस अवधि में ये हर्षदेव जोशी ने स्वयं सेना का संगठन भी किया और कुमाऊं पर आक्रमण जो करके और मोहनचंद को इसने हरा भी दिया। ठीक हो गया। तो यानी कि मोहनचंद, एक कहते हैं ना कि डर ही इंसान को क्या करता है, जो हरा देता है। तो भाई ये तो मोहनचंद वैसे भी डरा ही हुआ था। ठीक है। और अंततः ये जो है मतलब ये इससे हार जाता है। ठीक है। चलिए। तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं के पूर्व राजा उद्योत चंद के रिश्तेदार शिव सिंह को शिवचंद के ये नाम से कुमाऊं का राजा भी इसने कर दिया घोषित। ठीक है। क्योंकि हरदेव जोशी जो था ये दीपचंद का मंत्री था। उसके बाद में इसने इसको शिव चंद को कुमाऊं का राजा नरेश घोषित कर दिया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके थोड़े समय में क्या होता है, अब 1789 में जो लाल सिंह वो ये मोहनचंद के ये बेटे महेंद्र सिंह ने रामपुर के नवाब से मदद मांगी कि भाई हमें जो क्या करना है, कुमाऊं पर आक्रमण करना है। ठीक हो गया। अब ये लाल सिंह कौन था? ठीक है। तो ये जो है ये ही लाल सिंह था जो कि ये जो था ये मोहनचंद के ये इतिहास में ये भी कहा जाता है कि ये मोहनचंद का ये पिता था। लेकिन अब जो है अब ये
अलग-अलग इतिहासकारों का ये अलग-अलग वैसे मत है, ठीक है? लेकिन हमें तो इतना उसमें नहीं जाना है, तो इसलिए फिलहाल हमें मोहनचंद और ये महनचंद के नामों को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यही दोनों जो है ये कुमाऊँ के शासक रहे थे। इन लोगों ने क्या किया कि हर्षदेव जोशी को हराने के लिए यानी कि ये चंद जो बैठा हुआ था ये कुमाऊँ यह नरेश के रूप में, इसको हराने के लिए उन्होंने रामपुर के नरेश से ये क्या किया, सहायता माँगी, ठीक है? और अल्मोड़ा सहित जो कुमाऊँ पर अपना अधिकार भी कर लिया इन्होंने, ठीक हो गया? ये तब जो है महेंद्र ये चंद के नाम से कुमाऊँ का राजा बनता है और यही जो है कुमाऊँ का अंतिम राजा भी होता है और ये लंबे समय तक नहीं टिकता है और जस्ट अगले ही वर्ष यानी कि 1790 में ये क्या होता है गोरखा शासनों से ये हार जाता है, क्योंकि हर्षदेव जोशी भी तो इसके पीछे लगा हुआ था कि ये हटे, इसीलिए तो उसने जो है इनवाइट भी किया था गोरखाओं को, ठीक है ना? ये सारी कहानी आपको सब मालूम है। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये महनचंद बैठ जाता है तो यहाँ पर हर्षदेव जोशी जो वो शांत नहीं बैठता है, वो चाहता है कि ये जल्दी से हट जाए। तो ये अवध के नवाब से भी सहायता ये माँगता है, वहाँ पर इसकी सहायता नहीं मिलती है, तो अंततः ये 1790 में गोरखा शासक बहादुर शाह को कुमाऊँ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और फलस्वरूप युद्ध में महेंद्र चंद जो हार जाता है और हर्षदेव जोशी की मदद से गोरखाओं की विजय भी प्राप्त होती है। ठीक है? तो ये सारी कहानी हो चुकी है। तो आज का जो सेशन हम रखेंगे ये कुमाऊँ का ही हम जो है जो रखेंगे और जो कल के सेशन में हम जानेंगे गढ़वाल का गोरखाओं का गढ़वाल पर ये विजय है। तो अभी हमने एक रूपरेखा जानी है कि ये कुमाऊँ में गोरखाओं की कैसे विजय होती है, इन सब के बारे में और उनके समय में क्या-क्या होता है, उन चीज़ों को हमने जान लिया और ठीक हो गया। 25 वर्ष जो कुमाऊँ पर शासन रहा है और फिर बिल्कुल वैसी ही रूपरेखा जो है गढ़वाल के साथ में भी होती है और ये गढ़वाल के ऊपर भी ये हमला करते हैं और इसकी रूपरेखा को हम डिटेल में इसे कल जानेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं और क्योंकि देखिए जो ये जो गढ़वाल की हिस्ट्री है ये भी बहुत ही हालाँकि इसके रिव्यू के संबंध में मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी रखा है, लेकिन इसको हम डिटेल में इसे कल हम जानेंगे और अच्छे से, कि ये सेटअप आपके माइंड में हो जाए। उसके बाद में हम ये कल को ही ब्रिटिश शासन के बारे में भी इसकी रूपरेखा को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और आप सभी इसको अच्छे से देखें, सीखें